फ्यूल एंड कंबशन यानी ईंधन और उसके दहन के एक इस इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलोरीफिक वैल्यू एंड मिनिमम एयर कैलकुलेशन में आज हम बात करेंगे कि ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊष्मायन क्या होता है और ये कितने तरीके का होता है। दूसरा हम बात करेंगे कि अगर आपको एक फ्यूल दिया गया है तो उसके दहन के लिए आपको न्यूनतम वायु कितनी चाहिएगी, इसकी भी हम गणना इस वीडियो में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू देखिए, हिंदी में अगर हम बात करें तो ऊष्मायन इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन ए यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज बर्न कम्प्लीटली, यानी टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो हमें कब मिल रही है, जब हम यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल यानी ईंधन का यूनिट मास यानी इकाई द्रव्यमान या इकाई आयतन को पूरी तरीके से जलाते हैं। तो इतने अमाउंट को जलाने के बाद जो ऊष्मा या कुल ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू आपकी दो तरीके की होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की इकाई कौन कौन सी होती हैं। तो इकाई में आपकी तीन तरीके की तीन इकाई आती हैं आपकी। पहली है कैलोरी। कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 ग्राम पानी का जो तापमान है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी वो आपकी 1 कैलोरी कहलाएगी। दूसरा अगर किलो कैलोरी की बात करें तो 1 किलो कैलोरी आपकी 1000 कैलोरी के बराबर होती है। एक और यूनिट आती है जिसके अंदर हम ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मायन को मापते हैं, ये है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसके अंतर्गत द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 1 पाउंड वाटर यानी 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी वो आपकी एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट या 1 BTU कहलाएगी। देखिए इसके अंदर एक रिलेशन भी दिया गया है कि 1 BTU आपकी 252 किलो कैलोरी के बराबर होती है, 252 कैलोरी के बराबर होती है। या अगर आप किलो कैलोरी में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 BTU आपकी 0.252 किलो कैलोरी के बराबर हो जाएगी। अगर आप किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी आपका रिलेशन दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि आपकी जो ऊष्मायन है ये दो तरीके का होता है। वन इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू या उच्च ऊष्मायन, और दूसरा आपका लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या निम्न ऊष्मायन। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी ईंधन के दहन के बाद कुछ दग्ध गैसें या फ्लू गैसें निकलती हैं, साथ ही साथ कुछ जल वाष्प भी निकलता है, क्योंकि आपका जो भी फ्यूल है वो जनरली 4 एलिमेंट से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब देखिए जब भी हाइड्रोजन जो आपका अणु है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जल वाष्प बनाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी किसी फ्यूल को दहन किया जाएगा या बर्न किया जाएगा तो उसके अवयव के रूप में आपका फ्लू गैसें में जल वाष्प भी होगा। तो इसी के ऊपर आपका आधारित है हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए अगर हम बात करें कि हम ये कह सकते हैं कि जो जल वाष्प से जो आप अगर जल वाष्प को ठंडा कर रहे हैं तो उससे जो प्राप्त ऊष्मा है उसको भी अगर आप कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं तो आपकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम बात करें तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू को हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल हैज़ बीन बर्न कम्प्लीटली एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन हैव बीन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। यानी क्या कर रहे हैं आप कि आप एक यूनिट मास यानी द्रव्यमान या आयतन के फ्यूल को बर्न कर रहे हैं कम्प्लीटली, तो उससे जो प्राप्त ऊष्मा है प्लस आपने उसके जो अवयव हैं जल वाष्प है उसको भी रूम टेम्परेचर पर ठंडा करिए, उससे जो प्राप्त ऊष्मा है, इन दोनों ऊष्मा को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपको जो ऊष्मा मिल रही है दैट इज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यू।
तो आप क्या कर रहे हैं, फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न कर रहे हैं, उससे प्राप्त ऊष्मा प्लस जल वाष्प को ठंडा करने से जो प्राप्त ऊष्मा है वो, अगर इन दोनों ऊष्मा को हम जोड़ रहे हैं तो ये, या इन दोनों को हम कंसिडर कर रहे हैं अपने कैलोरीफिक वैल्यू को काउंट करते समय, तो ये जो कैलोरीफिक वैल्यू आएगी ये आपकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू आएगी। इसी के ठीक विपरीत आपकी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि जब आप ये जो जल वाष्प बन रहे हैं इन्हें आप एस्केप होने दें, वायुमंडल में एस्केप होने दें या फ्रीली छोड़ दें या इनको कंसिडरेशन में ना लें, तो उस समय जो प्राप्त ऊष्मा है दैट इज नॉन एज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या निम्न ऊष्मेयमान। यानी आप इन्हें कंडेंस नहीं कर रहे हैं और इन्हें कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो एक लेस अमाउंट ऑफ हीट आपको प्राप्त होगी। द नेट हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न एंड द प्रोडक्ट्स आर परमिटेड टू एस्केप। यानी जो प्रोडक्ट है या अवयव हैं जलाने के बाद उन्हें आप एस्केप होने दे रहे हैं, तो जो आपको फ्यूल के पूर्ण दहन से जो प्राप्त ऊष्मा है दैट इज नोन एज निम्न कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। सो नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड। यानी आप वाटर वेपर से जो प्रोड्यूस ऊष्मा है उसको आप अगर माइनस कर देते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में, तो आपको नेट कैलोरीफिक वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए अब ये आपको ध्यान देना है कि एक हाइड्रोजन अणु से 9 जल वाष्प बनेंगे आपके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले में क्या यूज किया है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट ऑफ वेट ऑफ फ्यूल बर्न, यानी कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि एक हाइड्रोजन अणु से आपके 9 जलवाष्प अणु बनते हैं, इनटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए आप कैलोरीफिक वैल्यू को काउंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज नोन एज ड्यूलंग फॉर्मूला। इसके अंतर्गत जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो आपकी कहलाएगी, वो होगी आपकी 1/100 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 34500 H माइनस O/8 प्लस 2240 S, जहाँ पे C, H, O और S क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है आपके फ्यूल के अंदर। देखिए ये हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि जो कार्बन का अगर एक यूनिट आप जला रहे हैं तो उससे आपको 80 यानी 8080 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होगी अगर आपके 1 किलो कार्बन को आप बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपलब्धता में। इसी तरीके से हाइड्रोजन और सल्फर की भी ऊष्मीयमान दिए गए हैं। देखिए हम यहाँ पे H माइनस O/8 लिख रहे हैं। ये है कि यदि आपके फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन पहले से उपलब्ध है तो आप क्या करेंगे, उतनी मात्रा आप ऑक्सीजन की घटा रहे हैं। इसी तरीके से हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की गणना कर सकते हैं, HCV माइनस 9/100 H इंटू 587। देखिए अब 9 हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। 9 क्या है, एक हाइड्रोजन अणु को जलाने से आपको 9 अणु जल वाष्प के बन रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 587। ये है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, यानी एक जल वाष्प के अणु को अगर आप ठंडा करेंगे तो उतनी ऊष्मा आपको प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आप लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की भी गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपके ईंधन के दहन के लिए आपको न्यूनतम वायु की क्या आवश्यकता, कितनी न्यूनतम वायु आपको ज़रूरत है एक यूनिट ईंधन के पूर्ण दहन के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो भी हमारे फ्यूल दिया गया है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट उपलब्ध हैं, उनकी दहन इक्वेशन क्या होगी, उनके आणविक भार क्या होते हैं, उसी के आधार पर हम यहाँ पर अपनी ईंधन के जो दहन है उससे कितनी ऊष्मा की हमें कितनी वायु की आवश्यकता होगी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हमारे फ्यूल के अंदर क्या क्या उपलब्ध है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंबशन क्या है। देखिए फ्यूल के अंदर आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर मेनली उपलब्ध होते हैं। अब अगर हम बात कर लें सबसे पहले कि कंबशन क्या होता है, तो कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच लिबरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। यानी कोई भी कंबस्टिबल एलिमेंट यानी कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को वायु की उपलब्धता में जलाने का जो प्रोसेस है या जलाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपकी कंबशन या दहन कहलाती है। अब देखिए दहन से आपको क्या दो चीज़ें प्राप्त होती है, एक लाइट यानी प्रकाश और दूसरा आपका ऊष्मा।
अब फॉर efficient combustion it is essential that fuel must be brought into intimate contact with the sufficient quantity of air and oxygen। यानी ये हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि फ्यूल को पूर्णतः दहन करने के लिए आपको आवश्यक वायु चाहिए, उपलब्ध वायु चाहिए जो कि ठीक तरीके से कांटेक्ट में आए फ्यूल के साथ और फ्यूल को पूरी तरीके से दहन करे, तभी आपको आपके जो फ्यूल की पूर्णतः एफिशिएंसी या प्रभाव आपको प्राप्त होगा। देखिए फ्यूल के अंदर ये कुछ एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो देखिए और इसके साथ ही साथ बट अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है आपका नॉन कंबस्टेबल एलिमेंट है या इस तरीके का एलिमेंट है जिससे हमें कोई ऊष्मा प्राप्त नहीं होती। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ आपके जो राख के पार्टिकल होते हैं, तो इनको हम जब कंबशन करते हैं तो इनको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। साथ ही साथ अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो ये एलिमेंट दिए गए हैं इनके जो आपके दहन की जो इक्वेशन है, यानी ऑक्सीजन के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कौन से कंपाउंड बनाते हैं, ये भी हमें अपने इस वायु कैलकुलेशन या एयर कैलकुलेशन के समय ध्यान रखना है और साथ ही साथ इनके आणविक भारों के बारे में भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए हम कंबशन ऑफ कार्बन यानी कार्बन का जो दहन देख रहे हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन की उपलब्धता में CO2 बनाएगा। देखिए अगर कार्बन का हम आणविक भार की बात करें तो दैट इज़ 12, ऑक्सीजन 16 यानी 16 × 2 32 और कार्बन डाइऑक्साइड 44 बाई वेट हो गया। तो यानी आपके जो 12 पार्ट्स है कार्बन के, उनको पूर्णतः दहन के लिए 32 पार्ट ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक कार्बन यूनिट को दहन करने के लिए हमें 32/12 यानी 32/12 C यानी कार्बन की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपने हाइड्रोजन की भी मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन के दहन से हाइड्रोजन जब भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जलवाष्प बनाता है। अब देखिए जलवाष्प अगर हम इनका आणविक भार के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन 1 होता है, तो यहाँ पर 4 अणु हमारी इस इक्वेशन में दिए गए हैं, तो 4, ऑक्सीजन 32 और जलवाष्प आपके 36, यानी जलवाष्प 18 होता है गुना 2, तो यहाँ पर 36 आ गया। देखिए अब इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि आपके 4 हाइड्रोजन अणुओं को पूर्णतः दहन करने के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? 32 पार्ट्स बाई वेट आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से हम एक हाइड्रोजन अणु के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपकी पहले से ऑक्सीजन उपलब्ध है तो आप उसे जो हाइड्रोजन से कंबशन के लिए आवश्यक वायु है उसमें से माइनस कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन में दिया गया है आपको। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो एक हाइड्रोजन पार्ट को दहन करने के लिए कितनी आवश्यक ऑक्सीजन चाहिए, हमें 8 पार्ट ऑक्सीजन के आवश्यक पड़ेंगे। तो साथ ही साथ अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का दहन किस तरीके से होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखिए कार्बन का जो दहन होता है ये 2 तरीके का होता है। वन इज़ पूर्णतः दहन यानी कंप्लीट बर्न हो जाएगा आपका कार्बन, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यदि आपका कार्बन पूर्णतः दहन नहीं हो रहा है तो आपका जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अगेन फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को दहन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो हम अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारा बन गया है, पूर्णतः दहन नहीं हुआ है हमारा ईंधन, तो हमें कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो कार्बन हम जानते हैं कि इसका आणविक भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 28 हो गया और यहाँ पर 16 हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कितना होता है, दैट इज़ 44। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड को पूर्णतः दहन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगर हम सल्फर के दहन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट जो कि फ्यूल के अंदर जनरली पाया जाता है वो होता है सल्फर। तो सल्फर ऑक्सीजन की उपलब्धता में आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर हम इनके आणविक भार की बात कर लें तो ये आपके सल्फर का 32 होता है और सल्फर डाइऑक्साइड आपका 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो एक वॉल्यूम सल्फर को दहन करने के लिए कितनी आवश्यक ऑक्सीजन होगी? 1 वॉल्यूम। और इसी तरीके से भार के बारे में अगर हम बात कर लें तो भार के लिए भी एक
एक सल्फर यूनिट को दहन करने के लिए 1 यूनिट ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से अगर हम कुछ और एलिमेंट की बात करें, कंपाउंड की बात करें जो कि ईंधन में पाए जाते हैं, जैसे कि मीथेन, तो मीथेन का अगर हम दहन कर रहे हैं तो मीथेन ऑक्सीजन की उपलब्धता में 2 एलिमेंट बनाएगा, 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज जल वाष्प। लेकिन क्योंकि हम यहाँ गणना कर रहे हैं हमारी न्यूनतम वायु की कितनी ज़रूरत होगी, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि मीथेन को जलाने के लिए कितनी न्यूनतम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो देखिए न्यूनतम ऑक्सीजन हमें कितनी चाहिएगी, एक मीथेन एलिमेंट को जलाने के लिए हमें 4 एलिमेंट ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से हम वेट के बेस पे भी कर सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1 मीथेन यूनिट वॉल्यूम को जलाने के लिए 2 यूनिट ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा एलिमेंट फ्यूल के अंदर दिया गया है तो हमें उनके दहन के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। बट हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें न्यूनतम वायु की कितनी आवश्यकता होगी। तो ऑक्सीजन तो हमें पता चल गया कि हमें इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब हमारा मैटर आता है कि ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होगी। तो इसका आंसर है कि ये ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से प्राप्त होगी। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल ऑक्सीजन कितनी, यानी जो न्यूनतम ऑक्सीजन है वो कितनी आपको ज़रूरत होगी। तो ये आप जितने भी एलिमेंट आपके फ्यूल के अंदर दिए गए हैं आप उनको सभी को ऐड कर देंगे तो आपको न्यूनतम ऑक्सीजन की मात्रा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो ऑक्सीजन है ये आपको एयर से यानी वायु से प्राप्त होगी। तो हमें अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब हमारा अगर क्वेश्चन आयतन आधार पर दिया गया है, आयतन के आधार पर अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं तो हमारा जो इक्वेशन हो जाती है यानी ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है आयतन के आधार पर वायुमंडल में अलग है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की उपलब्धता अगर हम भार के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की उपलब्धता की मात्रा अलग है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो ऊपर की इक्वेशन है इसमें जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सल्फर है, इनके जो मात्रा है वो आपको दी गई है। अब अगर हम देखें बात करें अगर वेट के आधार पर तो 23% ऑक्सीजन आपकी वायु में पाई जाती है अगर आप भार के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं अपने दहन प्रक्रिया का। इसी के साथ अगर आप आयतन के आधार पर बात कर रहे हैं तो ये 21% होगी। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो देखिए ये जो आपको अमाउंट है, ये जो भी आपको फ्यूल दिया गया था उसको पूर्णतः दहन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब देखिए इतनी जो अगर हम बात करें तो 100 अगर हमारे पास केजी एयर है तो वहाँ से हमें केवल 23 केजी ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो इसी तरीके से इतने अमाउंट को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी वायु की आवश्यकता होगी, 100/23 32/12C प्लस 8 × H-O/8 प्लस S। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि देखिए हमें हमारे अगर हम आयतन के आधार पर हम विश्लेषण भार के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें 100 केजी एयर से हमें जो मिलता है दैट इज 23 केजी ऑक्सीजन मिलता है। अगर हम बात करें तो 1 केजी ऑक्सीजन के लिए हमें कितनी वायु की ज़रूरत होगी, दैट इज़ 100/23 केजी एयर हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि हमें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो हम यहाँ पर इसके फॉर्मूला से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इतनी वायु की हमें आवश्यकता पड़ेगी इतनी ऑक्सीजन का दहन करने के लिए। हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया कि 20% आपकी वॉल्यूम के आधार पर आपकी ऑक्सीजन आपको उपलब्ध होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, अपनी जो भी आपको फ्यूल दिया गया है सबसे पहले आप उसके अंदर दहन की इक्वेशन के आधार पर न्यूनतम ऑक्सीजन की मात्रा निकालेंगे। उसके बाद आप जिस भी आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं उसी के आधार पर वायु की मात्रा की गुना करते हुए अपनी न्यूनतम वायु की आवश्यकता या न्यूनतम वायु की गणना कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें तो मिनिमम ऑक्सीजन अगर आपके फ्यूल जो दिया गया है उसके अंदर अगर ऑक्सीजन पहले से उपलब्ध है तो आप उसको माइनस कर देंगे, जो कि आपकी पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है कि यदि अगर ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है तो आप उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से मिनिमम ऑक्सीजन आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। जो भी आपका फ्यूल दिया गया है उसको हम
उसके दहन इक्वेशन को कंसिडर करते हुए न्यूनतम वायु की जो आवश्यकता है उसको कैलकुलेट कर लेंगे।